हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद सिंह और स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी रोड टू सक्सेस पर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रियम्बल। तो आइए आज हम प्रियम्बल के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है और इसका क्या वर्क है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए, जैसे कि आप कोई बुक लेते हैं, कोई बुक परचेज़ करते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट पेज दिया होता है वो क्या होता है, प्रीफेस। ठीक है। तो जो हमारा प्रियम्बल है वो भी हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्या है, प्रीफेस है। मतलब कि एक आपका ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक, मतलब कि आपको एक ये इन्फॉर्मेशन देता है पूरे के आपके संविधान के बारे में। ठीक, एक आपको ब्रीफ समरी देता है ये संविधान के बारे में। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई बुक लेते हैं तो उसका प्रीफेस होता है। उसमें ये होता है कि आप प्रीफेस पढ़ करके पूरा बुक तो नहीं समझ सकते, लेकिन उस बुक में क्या है, क्या दिया है, एक जो सेंटर ऑफ मैटर है वो उसमें क्या है, वो आप पढ़कर वहाँ से समझ सकते हैं। तो ऐसे में जो प्रियम्बल हमारा होता है वो भी हमारे संविधान का एक क्या है, प्रीफेस है, जिससे कि आप यहाँ पर पढ़ करके पूरे संविधान को तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपका वो जो बेसिक मैटर है जो कि हमें आगे चलकर संविधान में मिलेगा, वो क्या क्या होता है वो आप यहाँ से जान लेंगे। ठीक है। तो आइए प्रियम्बल बारे में पढ़ते हैं हम। तो ये क्या बोल रहा है कि इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट गिव्स द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि ये जो है संविधान का प्रथम पेज होता है, प्रथम पन्ना होता है, और ये हमें क्या करता है कि संविधान का एक छोटा सा समरी देता है। ठीक, कि हमें संविधान में आगे चलकर क्या मिलेगा, हमें क्या क्या इसको पढ़ना है और समझना है। ठीक है। और प्रियम्बल का हिंदी क्या होता है, वो होता है आपका प्रस्तावना। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है। एक देखिए एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर और एक जज थे जिनका नाम था मिस्टर एन ए पालखीवाल। ठीक है। मिस्टर एन ए पालखीवाल ने जो हमारा संविधान है उसको क्या कहा, उसको इन्होंने दर्जा दिया, कहा इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि देखिए मैं हूँ, अब मेरी कोई पहचान अपनी नहीं है। ठीक है, मेरी भी कोई अपनी पहचान नहीं है, लेकिन अगर मैं एक अपनी आईडी कार्ड ले लूँ तो आप वहाँ से पता लगा सकते हैं कि हाँ, मैं ऑफिसर्स एकेडमी पर एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा ये डेजिग्नेशन है, मेरा ये डिग्री है, ये सब मुझे आप एक आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू मेरे बारे में पता लगा सकते हैं। तो ऐसे में जो हमारा प्रियम्बल है उसे जो मिस्टर एन ए पालकीवाल थे उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, मतलब संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक, क्योंकि आप एक प्रियम्बल से आप ये पता लगा सकते हैं कि हमें आगे चलकर संविधान में क्या पढ़ना होता है। ठीक है। चलिए अब देखिए एक आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए जब जब हमारा संविधान बन रहा था या जब बन गया, तो जो हमारे संविधान जो बनाने वाले थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन लोगों ने क्या सोचा कि भैया अगर उस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी, आज भाजपा की है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा कांग्रेस से भाजपा ही रहेगी। इट में भी आगे चलकर कोई अगर धार्मिक सरकार आ गई, मतलब कि उसका एजेंडा है धर्म, कोई मतलब धर्म के तौर पर आ गई, जैसे कि हमारे संविधान में जो दिया गया है सेक्युलर वर्ड। ठीक है, जो एक वर्ड है हमारे संविधान में सेक्युलर, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता। तो अगर सेक्युलर वर्ड मतलब कि एब्सेंस ऑफ रिलीजन, हमारे देश में कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, मतलब कि हमारे देश से कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। तो जो हमारे संविधान बनाने वाले थे वो लोग बहुत ही भाई दिमाग वाले थे। तो उन्होंने सोचा कि आज हमारी जो कांग्रेस सरकार है वो कांग्रेस की है, अभी भाजपा की है, लेकिन अगर फ्यूचर में इन द फ्यूचर अगर कोई धार्मिक सरकार आ जाती है, जैसे कि उसका एजेंडा ही धर्म पर आधारित है, तो वो क्या करेगी, सेकुलर को हटाकर क्या कर सकती है, हिंदू गवर्नमेंट कर सकती है, आपका इस्लाम कर सकती है, मतलब कुछ भी एक वो धर्म को अपना एजेंडा बना करके शासन कर सकती है। या तो वो डेमोक्रेसी को ही हटा दे, मतलब कि हिंदू डेमोक्रेसी हो, इस्लामिक डेमोक्रेसी हो, या तो डेमोक्रेसी ही ना रह जाए। तो उस केस में क्या किया हमारे संविधान मेकर ने, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे हमारे, उन लोगों ने क्या किया कि भैया संविधान को बनाया, उसे बंद किया और उसकी चाबी ले जाकर पकड़ा दी किसको, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को चाबी पकड़ा दी और बोला कि आज से इस संविधान का कार्यभार आपका, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें संशोधन आप करिए, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें। ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के लोग थे उन्होंने बोला कि मतलब आपने बहुत अच्छा किया, जो हमें आप लोगों ने इतनी पावर दी, इतना हमें मतलब सम्मान दिया, इस लायक समझा कि हम लोग इसके ऊपर फैसला कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम पे जज थे या जो उनकी नियुक्तियाँ होती थी, वो कौन करता था, वो करती थी सरकार। ठीक है, वो सरकार किया करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने संविधान में जो हमारे थे, जिन्होंने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, उन लोगों से बोला कि आपने तो ठीक समझा कि हमें आपने एक अधिकार दिया कि मतलब हम लोग इस पर अपना इसको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे जो जजों की नियुक्ति होती है वो सरकार करती है। तो कल को अगर कोई सरकार आए और अपना कोई जज लेकर आए और उसको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दे, तो वो फिर अपने हिसाब से फैसले अपने पक्ष में करवा सकती है। तो उसके लिए फिर संविधान में क्या किया गया, एक प्रोसीजर लाया गया,
और उसमें बताया गया कि इंडिया में क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगी। ठीक है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनका एक अपना तरीका होगा। वो मैं बताऊंगा जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तो, कि वो लोग कैसे चुने जाते हैं। वैसे मैं थोड़ा बता दूं, ठीक है। तो वो लोग कॉलेजियम के थ्रू वो लोग चुने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह। ठीक है, तो एक अपना अलग प्रोसीजर रहेगा सुप्रीम कोर्ट के जज को चुनने के लिए। ठीक, तो ये चीज़ें थी थोड़ी सी, मतलब कि संविधान के जो प्रस्तावना थी उसके बारे में, कि कैसे कैसे हमारे मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ठीक, चलिए अब देखिए क्या यहाँ पर लिखा है कि द प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द प्रियम्बल। देखिए प्रियम्बल क्या है, देखिए बीच में क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर चला गया तो ऐसा बहुत बार मौके आया कि कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का भाग है, कभी कहा गया नहीं है, फिर है नहीं है करके ऐसे बात आगे बढ़ती रही। लेकिन जो एक फिर बीच में एक बहुत बड़ा केस आता है जो कि वर्ल्ड फेमस एक तरह सब कह सकते हैं केस, इंडिया में तो बहुत ही फेमस है। वो केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कब था ये? 1973 में। ठीक है, तो जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था 1973 में, एक बात आप याद रखिए कि जो उसमें ये है कि ये सबसे बड़ा इसमें बेंच बैठी थी। ठीक है, इसमें जो बेंच थी वो सबसे बड़ी थी, मतलब कि इसमें 13 लोगों की बेंच बैठी हुई थी। इसमें 13 लोगों की बेंच बैठी थी, मतलब 13 जज बैठे थे इसमें। तो इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा केस कौन सा है जो कि जिसमें कि सबसे अधिक जज बैठे थे, तो वो था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या कहा गया कि द प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द प्रियम्बल। ठीक, तो इसमें ये कहा गया, फिर से पढ़ते हैं, द प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द प्रियम्बल। मतलब कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और संसद को ये अधिकार है कि वो इसमें संशोधन कर सके। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आएगी, बट द पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि संसद को ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान के जो कि मूलभूत ढांचे हैं उनमें वो कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन कर सके। ठीक है, एंड इट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन फेमस केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एक बात आप दो तीन बात याद रखिएगा कि जो केशवानंद भारती केस था वो इसमें सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, कितने जजों की? लगभग 13 जजों की इसमें बेंच बैठी हुई थी। ठीक है, और इसके थ्रू बोला गया प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके तहत आप उसके मूलभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर। अब ये क्या बोल रहा है कि प्रियम्बल गेट द पावर फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि जो हमारा प्रस्तावना है उसे शक्ति कहाँ से मिलती है? उसे शक्ति मिलती है हमारे भारत के लोगों से। ठीक है, हमारे भारत के लोगों से इसे शक्ति मिलती है। ठीक, आइए नेक्स्ट, प्रियम्बल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच वाज पास्ड बाई, किसके द्वारा इसको पास किया गया था, मतलब इसे संसद में पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इसे 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ठीक, किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। और इसी पर हमारा क्या है? प्रस्तावना बेस्ड है। ठीक है, मतलब प्रियम्बल जो हमारा किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। ऑब्जेक्टिव जो ये था रिजोल्यूशन, इसी में बात की गई थी किसकी? डेमोक्रेटिक, सॉवरिन, सेकुलर और आपका डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरिन। ठीक है, इस सब चीज़ों की, सोशलिस्ट, ठीक, ये सब चीज़ों की बात की गई थी और उसी को हम लोग ने उठा करके प्रियम्बल में अपने ऐड कर लिया। ठीक, तो ये था कुछ इसके बारे में जानकारी। अब आइए कि देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारी प्रियम्बल है, मतलब कि जो हमारा प्रस्तावना है, हमारे प्रस्तावना को कितनी बार अमेंड किया गया है, मतलब कि उसमें कितनी बार बदलाव लाए गए हैं? तो वो प्रस्तावना जो हमारी है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार उसमें चेंज किया गया है। ठीक है, तो जो हमारी प्रस्तावना है उसमें एक बार सिर्फ बदलाव लाया गया है, और वो कब लाया गया है? तो बदलाव किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ठीक है, जो बदलाव लाया गया वो लाया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, मतलब कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें बदलाव लाए गए। ठीक है, अब आइए तो देखिए
इसके तहत कौन कौन से हमारे जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो एक पहला था सोशलिस्ट, ठीक, सोशलिस्ट मतलब होता है सामाजिकता, ठीक है, सामाजिकता इसमें जोड़ा गया। फिर होता है सेकुलर, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्षता, मतलब कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं, हमारे यहाँ कोई भी धर्म नहीं है, मतलब इन द सेंस धर्म नहीं है मतलब कि हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, एब्सेंस ऑफ रिलीजन यहाँ पर है। और एक जोड़ा गया इंटीग्रिटी, मतलब कि एकता, अखंडता, ठीक। तो ये 3 शब्द जोड़े गए हमारे प्रस्तावना में, किसके तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। अच्छा, ये जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं बता दूं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें जो यूज़ किए गए हैं आपके प्रियम्बल में। एक है सॉवरिन, सॉवरिन मतलब होता है संप्रभुता। एक है आपका सोशलिस्ट जो ऐड किया गया था इसके तहत। एक है आपका सेकुलर, इसको भी ऐड किया गया था 1976 में। उसके बाद आपका आता है डेमोक्रेटिक, मतलब कि लोकतांत्रिक। और एक आता है आपका रिपब्लिक, मतलब कि गणतंत्र। तो मैं इन 5 वर्ड्स जो हैं, जो ये आपके 5 इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, इनके बारे में एक डिटेल वीडियो आगे चल के बनाऊँगा और ये इन 5 को आपको अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। तो आप याद रखना कि इस पर एक जल्दी वीडियो आएगी आपकी, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पर एक पूरी डिटेल वीडियो आएगी, इसको क्या होता है और इसको क्या बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है मेन। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। अब आइए यहाँ पर देखिए कुछ मैंने केस लिखे हैं जो कि प्रियम्बल से संबंधित है, ठीक है, मतलब कि प्रियम्बल से भी ये बहुत ही जुड़े हुए केस हैं, फेमस केस हैं कि मतलब प्रस्तावना में कब कब क्या क्या चेंज लाए गए, ठीक। तो देखिए पहला केस था बेरुबारी यूनियन केस, ठीक, बेरुबारी यूनियन केस 1960। तो पहला केस था आपका बेरुबारी यूनियन केस 1960। इसमें क्या कहा गया, देखिए अब ये जो तीनों केस हैं, बेरुबारी है, केशवानंद भारती है और LIC ऑफ इंडिया है, ये भी मैं अलग अलग इस पर लेक्चर लाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि बेरुबारी केस क्या था, केशवानंद भारती केस क्या था और LIC ऑफ इंडिया केस क्या था, ठीक है। तो आइए, तो बेरुबारी यूनियन केस देखिए क्या था 1960 में। इसमें कहा गया कि प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक। इसमें ये कहा गया कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, वो एक अलग पार्ट है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया कि एक बहुत फेमस केस होता है आगे चलकर 1973 में, जो कि होता है केशवानंद भारती केस 1973। और अभी पिछले साल ही शायद केशवानंद भारती जी की डेथ हो गई है, पिछले साल की बात है। तो केशवानंद भारती केस 1973 होता है, ठीक है, एक केस होता है 1973 में। और इसमें कहा जाता है कि प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, लेकिन कब है, कि किस बेसिस पर है कि आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप इसके मूलभूत ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर आता है फाइनल लास्ट एक केस होता है इसके ऊपर, LIC ऑफ इंडिया केस, ठीक, जो कि होता है 1995 पे। तो 1995 में केस होता है, उसमें होता है क्या कि प्रियम्बल इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग तो है, लेकिन एक ये आंतरिक भाग है, अखंड भाग है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ कही जाती है। तो ये तीन केसेस थे जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड हैं, इसको आप याद रखिएगा कि कौन कौन से केसेस हैं जो कि प्रियम्बल से संबंधित हैं और कब कब ये आए थे, ठीक। और और इन तीनों पर मैं एक डिटेल वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब आता है देखिए कि डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब मुद्दा उठता है इसके बाद कि भाई सब कुछ हो गया, प्रियम्बल की बात चल रही है, इतना जब प्रियम्बल हमारा रेडी हो गया तब की बात है, लेकिन अब बात आती है कि संविधान का क्या हुआ, संविधान बना कैसे हमारा, ठीक है। तो हम जो संविधान जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी बस देख लेते हैं कि संविधान की जो डिमांड थी वो कब से उठी, कैसे उठी, ठीक है, कौन कौन आया इसके सपोर्ट में और किसने मांग रखी। तो आइए पहले देखते हैं। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि एक संविधान होना चाहिए हमारे देश में, ठीक है, 1895 की बात है ये, ठीक है। उन्होंने कहा था कि एक हमारे देश में संविधान होना चाहिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या मतलब कि इसमें ये बात कहेंगे कि बट इट वाज एन अनऑफिशियल डिमांड, मतलब कि एक आधिकारिक तौर पे नहीं कहा गया था, मतलब ये एक नॉर्मल बात कही गई थी, एक अनाधिकारिक तौर पे कहा गया था कि हमारे देश में संविधान होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 1934 में, और उस टाइम आते हैं कहते हैं मिस्टर M.N. रॉय, और ये जो थी ये था ऑफिशियल डिमांड। इन्होंने कहा था
कि हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए, और ये इन्होंने एक ऑफिशियली तौर पे कहा था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम 1935। इसमें कांग्रेस ने पहली बार डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कांग्रेस पार्टी डिमांडेड फॉर दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने संविधान के लिए पहली बार डिमांड किया था। ठीक है, फिर बात आती है 1938 में। उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू जी थे ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर उन्होंने डिमांड किया, किसके लिए? संविधान के लिए। ठीक, तो ये सब डेट आपको याद रखनी है कि किसने कब डिमांड किया। तो नेहरू जी ने 38 में, कांग्रेस पार्टी ने 35 में, एम.एन. रॉय ने 1934 में, बाल गंगाधर तिलक ने 95 में, और फाइनली आखिर में 45 सालों की लड़ाई के बाद जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, वो फाइनली 1940 में जाकर के इस बात को मानते हैं और वो एक ऑफ़र लाते हैं, मतलब कि एक बिल लाते हैं इसके संदर्भ में, अगस्त ऑफ़र। क्यों? क्योंकि अगस्त के महीने में आया था, इसलिए इसका नाम अगस्त ऑफ़र पड़ गया। और फाइनली ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द आईएनसी, और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डिमांड थी उसको मान लिया और कहा कि ठीक है, आप अपना संविधान बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये था कुछ ब्रीफ में मैंने प्रीएम्बल को समझाया। एक बहुत ही छोटा टॉपिक था और मैंने कोशिश किया कि मैं ब्रीफ में जितना हो सके आपको समझा सकूं और अच्छे से बता सकूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो कुछ आप लोग जैसे कि ये जो नाम वगैरह हैं उसको आप याद रखिएगा। जैसे मिस्टर एन ए पालखीवाल हो गए। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो गया, ये कब आया था, किसने लाया था, ये सब टॉपिक्स आप याद रखिएगा कि प्रीएम्बल गेट द पावर फ्रॉम होम। ठीक, किससे शक्ति मिलती है। उसके बाद केशवानंद भारती केस कब था, क्या हुआ था, कब हुआ था, ये उसका डेट याद रखना है आपको। ठीक, जो आपके संशोधन किए गए थे, संशोधन कौन कौन से थे, जैसे कि ये 42वां संविधान संशोधन 1976, ये कब किया गया था? तो 1976 में था। और इसके तहत कौन कौन से आपके चीज़ें जोड़ी गई थी? तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, अच्छा देखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें मैं ऐड करना भी भूल गया कि प्रीएम्बल को पहली बार अडॉप्ट किसने किया और हमने उससे कहाँ से लिया है। तो देखिए प्रीएम्बल को पहली बार अडॉप्ट किया था यूएसए ने। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसे अडॉप्ट किया था और हमने यहीं से प्रीएम्बल को लिया है। ठीक, तो हमने यहीं से इसको बोरो किया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हमने प्रीएम्बल कहाँ से लिया है? यूएसए से। और वो कौन सी कंट्री है जिसने कि पहली बार प्रीएम्बल को लागू किया, अपने अडॉप्ट किया? तो वो था यूएसए। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी और उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो इसको आप मेरी वीडियो को, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद और आगे के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहिए। और इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट जो पॉलिटिकल लाऊंगा वो होगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान सभा का गठन। ठीक है, मतलब संविधान कैसे बना हमारा, उसका हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।